हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री को आगे कंटिन्यू। अभी तक इसके 1 to 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 7th क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर 8 है टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक का, एडिशन है 2022 और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7th में। आपको बता दूँ उसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बड़े ध्यान से हम उसको करते हैं और सारे पॉइंट हम कवर कर जाएंगे। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो, आप क्वेश्चन को अपनी बुक से देखें। सबसे पहले लिखा है 7th में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक्शंस दे रखी हैं जिनसे जर्नल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट 2021 1 अप्रैल कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। पहली ट्रांजेक्शन तो ये आ गई। सेकंड देख लेते हैं एक बार, विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो एक एक को करते हुए चलते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जो 1 अप्रैल की आ रही है, कहता है डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ओपनिंग ए करंट अकाउंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग क्या है? इसका सीधा मीनिंग है, देखो, जो बिजनेसमैन अपना ओपन करता है बैंक अकाउंट में, उसका नाम होता है करंट अकाउंट। तो हमारा उससे लिंक नहीं है। अल्टीमेट ये ट्रांजेक्शन हमारी बन गई कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसने कहा कि उसने ओपन किया, तो मीनिंग यही हुआ बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ और बिजनेस से कैश चला गया। एंट्री क्या पास करेंगे जरा सोचे तो। दो अकाउंट इन्वॉल्व आपको दिख रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हो तो हम, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस बना के कर रहे हैं, बड़े ध्यान से करते चलना, आपको सारी जर्नल एंट्री आ जाएंगी। सॉल्यूशन तो हम लिख देंगे यहाँ, लेकिन वो क्यों लिखा वो भी समझते हैं। ये देखो, जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो कैश क्या होगा हमारा? डिक्रीज, और बैंक बैलेंस क्या होगा हमारा? इंक्रीज। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यही तो करते थे और दोनों ही असेट साइड में लिखते हैं। एक असेट्स आपकी इंक्रीज है और एक असेट्स डिक्रीज। मैंने रूल आपको बता रखा है जर्नल एंट्री के लिए, असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। अब आप चेक करो कि कौन सी असेट्स इंक्रीज हुई। व्हेन वी आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। दोनों ही हमारी असेट्स हैं। जोन सी असेट्स इंक्रीज है इट विल बी डेबिट, तो मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। अंडरस्टैंड? बहुत आसानी से समझा देंगे आपको। और दूसरी कौन सी असेट्स इन्वॉल्व थी? कैश को डिक्रीज किया था आपने। कैश आपकी क्या असेट्स है? डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये लो, जर्नल एंट्री बन गई। हर जर्नल एंट्री बहुत आराम से ट्राई करेंगे कि आपको आ जाए। अब अमाउंट लिख दो यार, 10,000। ये लो, इसकी नरेशन पुट कर देते हैं, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। बस खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट जरा ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं। जो सेकंड ट्रांजेक्शन आ रही है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹5,000। अब क्या इंपैक्ट हुआ जरा सोचो अकाउंटिंग इक्वेशन में। जब हम विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो कैश तो आ रहा है और बैंक बैलेंस हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज। दोनों ही असेट्स हैं, कैश भी और बैंक भी। जोन सी असेट्स इंक्रीज है डेबिट कर दो। ये लो, कौन सी असेट्स थी हमारी? कैश तो इंक्रीज हो रहा था, आपको पता हो, इसलिए हमने उसको डेबिट करा। और बैंक बैलेंस हमारा कम हुआ क्योंकि बैंक से पैसा निकाल लिया था हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये लो, ये हो गई ट्रांजेक्शन। कितनी आसानी से बनती चली जाएंगी, देखते जाओ। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, नरेशन लिख दो, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये आपकी नरेशन हो गई। अब जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन आ रही है, बहुत ही अच्छी ट्रांजैक्शन है, बड़े ध्यान से फोकस करना, क्योंकि थर्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आगे भी 3-4 होने हैं। कहता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रमेश टू होम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 लास्ट ईयर। हमने रमेश को लास्ट ईयर गुड सोल्ड करा था 12,000 का। इसका मतलब लास्ट ईयर हमने सेल्स की एंट्री तो पास कर दी। नाउ चेक वो हमें पे कर रहे, कितने का सेल किया था याद करो। यहाँ कंफ्यूजन ये होगी कि 12,000 में डिस्काउंट इन्वॉल्व है या एक्सक्लूड है या इंक्लूड है। इसमें एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब ये हमने सेल बता रखी है कि लास्ट ईयर 12 की करी थी और आगे दे रखा है उसके अंदर अलाउड हिम, हम उसको अलाउ कर रहे हैं 1% डिस्काउंट। थोड़ा मैं वर्किंग में लेके चलूँ तो तब आपको आराम से समझाऊंगा। ये 12,000 की आपने सेल कर रखी है, देखते जाओ, ये सेल्स है, बहुत ध्यान से देखते हैं। इसमें से 1% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जाहिर बात है वो जो रेस्ट अमाउंट होगा उसका चेक देगा या पूरे 12 का देगा? सोच लो। टोटल ये बता रखा है कि लास्ट ईयर हमने उसको सोल्ड आउट करा था 12,000 का। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है रमेश को। नाउ ही इज पेइंग चेक टू अस, वो हमको एक चेक दे रहा है। तो चेक जो आएगा वो 12 का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1% तो हमने कहा आपको डिस्काउंट दे देंगे। इसका 1% करते हैं तो कितना बनता है? 120। तो अल्टीमेट वो चेक कितने का देगा हमें? आप चेक कर लो, 111880। आया समझ ये पॉइंट? दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ।
क्लियर मेंशन है कि 12 का चेक नहीं आया, 12 की हमने सेल कर रखी है उसको। चेक रिसीव्ड हुआ, लेकिन उसके आगे एक समरी दे रखी है कि लास्ट ईयर हमने उसको गुड सोल्ड करा था ऑफ ₹12,000, यानी कि ये तो पता चल गया हमने सेल कितने का करा है, 12। अब यदि हम उसको डिस्काउंट देंगे तो जाहिर बात है हमें वो चेक 12 का तो देगा नहीं, कम वैल्यू का देगा। वी आर अलाउिंग डिस्काउंट 1%। इसका 1% कैलकुलेट करते हैं तो 120 आएगा, 120। अब वो चेक कितने का देगा हमें, डिस्काउंट काट कर इतने का। अब इसकी एंट्री पास हो जाएगी। अब लेकिन इसके लिए आपको बैंक लिखना है क्योंकि चेक आया है। उसके लिए एक जो है ना थोड़ा इस क्वेश्चन में और ट्विस्ट आ गया कि जब कभी कोई चेक सेम डे डिपॉजिट ना हो तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं चेक इन हैंड। याद रहेगा, कब यूज करते हैं, जब उस चेक को हम डिपॉजिट ना करें। तो अब आप पूछोगे सर इसमें कैसे पता चला, इसमें जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। उसके नीचे लिखा है रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, चेक 5 अप्रैल को आया है, लेकिन वो चेक डिपॉजिट कब हो रहा है, 7 को। तो जब कभी भी कोई चेक आपके पास आएगा तो आपको हमेशा उसके नीचे ये ट्रांजैक्शन देख लेनी है, कहीं इस चेक की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि कब डिपॉजिट हो रहा है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे सेम डे डिपॉजिट है, तब हम वर्ड यूज करेंगे बैंक चेक के लिए। लेकिन जैसे ही चेक आया और वो उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, अदर डे में डिपॉजिट हुआ है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे चेक इन हैंड। अब यहाँ एंट्री देखो क्या बनेगी, 3rd के अंदर ये डेट है 5th, बहुत ही अच्छी एंट्री है। वर्ड आएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, नोट कर लेना अच्छी तरह से, चेक इन हैंड। अब इसको डेबिट क्यों करा वो भी अभी डिस्कस करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, मैं पहले एंट्री लिखता हूं फिर आपको समझाऊंगा क्यों किया हमने। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और 2 जो नाम है उसका, नाम क्या था उसका, रमेश। चेक कर लेते हैं एक बार, उसका नाम रमेश। चलो जी, अब जरा इनमें एक बार वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ तो लिखो आप 12, इसमें लिखो 120, यहाँ लिखो 11,180। कैसे लिखा वो समझते हैं। ये डेबिट क्यों करा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो अब जरा अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके पास चेक आएगा तो क्या करते हैं आप, बैंक में लिखते हो, तो बैंक को डेबिट करोगे, बैंक हमारी एसेट्स है, लेकिन वो उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ तो हम एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कब खोलते हैं, जब चेक तो आ जाए लेकिन वो डिपॉजिट ना हो, लगभग इक्विवेलेंट टू बैंक ही है, लिखेंगे असेट्स में ही, तो असेट्स क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज। अच्छा जी, हम 120 का उसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, इट इज एक्सपेंसिव, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे तो क्या करते हैं हम उसे डेबिट, इसलिए डेबिट किया। जरा रमेश की बात करते हैं। रमेश हमें चेक दे रहा है, इट्स मीन्स रमेश हमारा क्या था, डेटर। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करेंगे, जब उसने चेक दे दिया तो हम डेटर को डिक्रीज कर देंगे उसके बैलेंस को, तो अल्टीमेट हमारा जो डेटर है डिक्रीज है, असेट्स डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर हुई पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से देखना आप। अब जरा इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग check received from Ramesh, check received from Ramesh and allowed him, ये भी लिख दो आप, allowed him 1% डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बड़े ध्यान से देखते चलना आप। अब नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है 7th को आ रही है कि रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ये तो 7th वाली हमने कर दी है, 7th की थी कि हमने 7th को क्या करा, रमेश के चेक को अब बैंक में डिपॉजिट कर दिया। क्या एंट्री पास होनी चाहिए सोचो। इसको भी हमने असेट्स मान लिया था, आपको बताओ बैंक की तरह, बैंक के इक्विवेलेंट ही है ये। क्या होगा अब जब हम इस चेक को डिपॉजिट करेंगे, इन हैंड का मतलब आज हमारे पास वो चेक हैंड में है, हमारे पास इन हैंड है, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया तो ये असेट्स डिक्रीज करेंगे और बैंक बैलेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज। दोनों असेट्स हैं, बैंक अकाउंट डेबिट लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। अमाउंट पुट कर दो, जितने का चेक था ये भी अच्छी तरह से नोट करना, 12,000 से कोई लिंक नहीं है, ध्यान रखना आप, 11,180। क्लियर है। यहाँ एंट्री पास कर दो, यहाँ नरेशन लिख दो, बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक। ये क्लियर हो गया। बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन थी, ध्यान रख लो। पहले चेक आया तो उसको डायरेक्ट आपने बैंक नहीं लिखा, दोबारा समझ लो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस चेक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये 2 दिन के बाद डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ था, तो यहाँ पर बैंक वर्ड हटके क्या आ जाएगा, चेक इन हैंड। ये चीज़ याद रख लो। तो एक तरीके का बैंक ही हो गया। इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम जो है था नहीं हमारे पास ऐसा कोई,
कि उसके अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आई थी जब हमने करी, लेकिन कभी ऐसी आए तो आप असेट साइड में एक कॉलम खोल दोगे, जैसे आप कैश का बैंक का खोलते हो या स्टॉक का खोलते हो, ये खोल देंगे, इसमें प्लस करेंगे। अच्छा ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ये एक्सपेंस है क्योंकि हमने उसको अलाउ किया, लेने थे 12,000 बट उससे कम ले रहे हैं, अपनी तरफ से उसको अलाउ कर रहे हैं, तो कैपिटल को रिड्यूस करते थे। और वैसे भी आप कैपिटल को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज है, डेबिट कर दो। अच्छा ये मेरा डेटर था रमेश, डेटर ने पेमेंट कर दी, चेक दे दिया, तो उसको डिक्रीज करते हैं, तो डेटर जब भी डिक्रीज होगा असेट्स डिक्रीज हो गई, क्रेडिट कर दो। आ गया ये क्यों डेबिट और क्रेडिट किया। अब यही चेक आपका क्या हो रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए तो बैंक में प्लस कर देंगे, चेक इन एंड को जीरो कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन एंड। क्लियर है, ये असेट्स थी इंक्रीज हो गई, ये वाली असेट्स शुरू में इंक्रीज हुई थी जब मिला था, अब बैंक में डिपॉजिट हो रही है और डिक्रीज कर देंगे, उसको नील कर देंगे, तो डिक्रीज कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके नेक्स्ट वाली इन्हीं से कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है, रमेश के चेक की डिटेल आ रही है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से देखते चलना इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला करते हैं, रमेश के बारे में आ रही है, 9th को आ रहा है। अभी तक देखा था आपने रमेश को सेल किया, अगली ट्रांजैक्शन आई थी रमेश से चेक आया जिसको डिस्काउंट अलाउड करा, और वो चेक हमने डिपॉजिट कर दिया क्योंकि वो चेक इन हैंड बन गया था, बाद सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ था। सेम डे डिपॉजिट है तो आप बैंक वर्ड यूज करते हो, सेम डे डिपॉजिट नहीं है तो वर्ड यूज करते हैं चेक इन हैंड। अब 9th के अंदर आ रहा है कि रमेश चेक बिकेम डिसऑनर, रमेश का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या करते थे एंट्री, यहाँ पर रिवर्स एंट्री पास करते हैं, लेकिन एक नया पॉइंट और इसके अंदर आ गया, बैंक चार्जेज ₹20, बैंक ने आपसे चार्जेज भी किया। अब पॉइंट ये उठता है कि रमेश की वजह से ही तो ये बैंक चार्जेज हुए 20, तो हम ये रमेश से कवर करेंगे, बट इमीडिएटली हमें बैंक को तो पे करना पड़ेगा। तो एक एंट्री तो देखो क्या आपको इसमें 9th में पास करनी होगी, आप यहाँ लिखो बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छी एंट्री है ये, एक ही साथ कई एंट्री आएंगी इसमें, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो 9th के अंदर ही आएंगी ये एंट्रियाँ। ₹20 लिखो पहले आप, और यहाँ नरेशन आप लिख दो बीइंग बैंक चार्जेज, बीइंग बैंक चार्जेज ड्यू टू डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ चेक, चेक डिसऑनर हुआ उसकी वजह से। अब इसी के अंदर फर्दर एंट्री भी आएगी, क्या एंट्री आएगी, जो रमेश के अकाउंट को अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि अब आपने उससे लेना है। अच्छा इसमें रमेश के अकाउंट को पहले कैंसिल किया जाएगा, कैसे कैंसिल करेंगे जरा वो देखो, ये एंट्री जरा यहाँ लिखो, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश डेबिट। अच्छा बात ये करते हैं, रमेश से आपने 12, अब डिस्काउंट भी कैंसिल होगा, जितना आपने उससे टोटल लेना था, टोटल लेना 12,000, हम पूरा 12 लेंगे, लेकिन 12 के साथ साथ एक पॉइंट इसमें जुड़ गया, क्योंकि उसकी वजह से हमें बैंक चार्जेस देने पड़ गए, तो उससे 20 और लेंगे। तो यहाँ पर आप एक एंट्री और लिखोगे, यहाँ 12,020, मैं आपको यहीं समझाता हूँ। देखो 12,000 रुपये तो रमेश से आपने लेना ही था, प्लस 20 रुपये कौन से लेने, ये वाला जो आपको पे करने पड़ गए उसकी वजह से, ये एंट्री लिखो एक, ये लिखना नहीं है आपने एग्जाम में, समझने के लिए। अच्छा अब यहाँ करो टू बैंक करो सबसे पहले तो आप, और टू करो आप यहाँ पर जो है बैंक चार्जेज, ये जो बैंक थे इसको रिवर्स करो इसी से। देखो यहाँ पर हमारे ये एक्सपेंस क्या थे, क्यों पास करी, क्योंकि इंक्रीज हो गया एक्सपेंस, बैंक क्या था हमारा, एसेट्स था, डिक्रीज हो गया, कर दो। ये एक्सपेंस जो इंक्रीज हुआ था ये रमेश से अब कवर करेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है या इनकम बन रही है, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे इसको, ये ध्यान से देखना ये वाली एंट्री। और यहाँ पर उससे जो डिस्काउंट अलाउड था वो भी कैंसिल होगा, डिस्काउंट अलाउड आपको याद हो, डिस्काउंट अलाउड कितना था, वो डिस्काउंट अलाउड था आपको यहाँ याद हो 120। बैंक चार्जेज कितने पे करने पड़ गए आपको, 20 रुपये, ये चीज़ क्लियर है। और बैंक को कितना पे करना पड़ा, जितने का चेक था आपका, ये रहा। देखा जाए हमें इतने का तो चेक हमने डेबिट कर रखा तो कैंसिल करा, 20 बैंक ने चार्ज करे जो कि हमने यहाँ लिख दिए थे। हम इसको इस एंट्री को यहाँ पर भी क्लब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले बैंक चार्जेज की एंट्री पास करो जो डिसऑनर के केस में हुआ उसकी वजह से, ये कर दिया। ये उस टाइम पे हमारे लिए एक्सपेंस इंक्रीज हुआ था क्योंकि रमेश की वजह से हुआ था, हमने रमेश से कवर करना ये एक्सपेंस, तो आज देखा जाए हमारे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, हमने क्रेडिट कर दिया 20 से। उसके बाद बैंक में कितना था, आपने डेबिट में ही लिखा होता 11,180, ये लिख दिया। डिस्काउंट कितना लिखा था आपने 120, ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गई एंट्री या कोई डाउट। अब इसको यहाँ लिखते हैं
नरेशन देखो इसकी, अभी यही एंट्री चलती जा रही है, ध्यान रखना। बीइंग रमेश चेक डिसऑनर, रमेश चेक डिसऑनर्ड एंड डिस्काउंट कैंसिल्ड, डिस्काउंट अमाउंट कैंसिल्ड, ये भी लिख दो आप। हमने डिस्काउंट को कैंसिल कर दिया, ऊपर डेबिट कर रखा था, याद करो। जब हमने रमेश को अलाउ करा था, याद करो पहली एंट्री के अंदर, तो जिस टाइम उसने हमें चेक दिया था तो हमने इसको डेबिट करा था क्योंकि एक्सपेंस था। आज ये एक्सपेंस क्या कर रहे हैं, हम कैंसिल कर रहे हैं, तो एक्सपेंस डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्रेडिट कर दिया। जरा क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, रमेश 20th को रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। अब रमेश हमें चेक दे रहा है, सेटल कर रहा है अमाउंट, चेक नहीं दे रहा। हाँ चेक ही दे रहा है इसके अंदर भी, रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग, चेक दे रहा है। और इस चेक के बारे में नीचे चेक करो, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो ये बैंक माना जाएगा। यदि इस चेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो कि इसको बाद में डिपॉजिट हुआ तो ये क्या कंसिडर हो जाएगा, फिर चेक इन हैंड। लेकिन अब रमेश से लेना तो हमने कितना था, 12020, बट क्वेश्चन में लिखा है कि वो 12080 देगा, तो एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है वो हमें, ये भी लिख दिया कि इंटरेस्ट के दे रहा है। अब ये चेक करो, ये हमारे लिए इनकम बनती है या एक्सपेंस बनता है, ये हमारे लिए इनकम बनती है, तो इसकी एंट्री पास होगी। उसकी या तो हम यहीं पर हम पास कर देते हैं इंटरेस्ट की एक एंट्री, तो ये पास करो, रमेश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट की अलग पास कर देते हैं, रमेश डेबिट 60 रुपी और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड कर दो। थोड़ा देखते जाना, बहुत अच्छी एंट्री चल रही है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा इसमें से पॉइंट जरूर। ये हमने कौन सी एंट्री पास करी, जो उसने हमें इंटरेस्ट दिया है, याद रख लो 60। कैसे पता चलता है, लेना उससे इतना ही था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है चेक कितने का दे रहा है, इससे 60 रुपी मोर दे रहा है, और ये भी लिख दिया किस चीज़ के दे रहा है, इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री आप पहले, इसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री, बाद में उससे अब रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप नरेशन कर दो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू रमेश, रमेश की तरफ इंटरेस्ट ड्यू हो गया, एक एंट्री। तो ये डेट आपकी कौन सी आ रही है, 20th। अब 20th को ही दूसरी एंट्री, 20th में एक एंट्री ये होगी और एक ये होगी। जैसे ऊपर भी हमारी 2 एंट्रियां हुई थी, ध्यान करो, एक ही डेट के अंदर। अलग अलग करोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। इनको हम मिक्स करके भी कर सकते हैं, मुश्किल पड़ेगा। इसको भी मिक्स करके कर सकते हैं, मुश्किल होगा। सेपरेट कर दो। चेक कितने का आया आपको देख लो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट लिख दो, टू रमेश। कितने का चेक आ रहा है रमेश से, 12080, 12080। खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारा या नहीं। रमेश के अंदर देखो ये डेबिट में लिखा हुआ है, इधर डेबिट में तो कितना बनता है, 12080, इधर भी 12080 बन गया। इसका मतलब वी आर राइट। नेक्स्ट करो जी, इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग चेक रिसीव्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ, बहुत अच्छी एंट्री थी। दोबारा समझाता हूँ, वो आपको इतना अमाउंट पे नहीं कर रहा, क्वेश्चन में लिख दिया, इससे मोर पे कर रहे हैं 60 रुपी, 12080 रुपी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और ये भी लिख दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो इंटरेस्ट की अलग एंट्री बना दो। हमने इसको डेबिट क्यों करा और इसको क्रेडिट करा, ये भी समझ लो। हमने इससे रमेश से इंटरेस्ट लेना है, इट इज अवर डेटर। डेटर इंक्रीज होगा तो क्या करते हैं, डेबिट। ये मेरी इनकम है, और मैंने आपको बताया इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया। यहां पर हमने इसको डेबिट क्यों करा और इसको क्रेडिट क्यों किया, बैंक क्या है हमारा, असेट्स। रमेश हमारा डेटर था, उसने हमें पैसा दे दिया तो डेटर डिक्रीज हो गया, और हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। ये असेट्स तो इंक्रीज हो गई तो डेबिट, और ये असेट्स डिक्रीज है क्रेडिट। आपको बड़े आराम से मैं डेबिट क्रेडिट भी समझा दूंगा क्यों करते हैं। सॉल्यूशन तो चल ही रहा है हमारा टीएस ग्रेवाल का, लेकिन हम इन सॉल्यूशन को समझ के करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है 20th की, 21st, अभी 20th कंप्लीट हो गई हमारी। लिखा है कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक 8000 रुपी। मीनिंग क्या है, राजा हमारा एक कस्टमर है और उसने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। क्या इंपैक्ट पड़ता है जरा सोचते हैं। देखो, हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि बैंक में पैसा इंक्रीज हो गया, और साथ में हमारा जो राजा था वो डेटर था, उसने पे कर दिया तो आज के बाद पे नहीं करेगा, वो डिक्रीज हो गया। दोनों ही असेट्स हैं, जो सी असेट्स इंक्रीज है उसको डेबिट करो और जो सी डिक्रीज है उसको क्रेडिट। बड़े आराम से एंट्री बन गई आपकी। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ये लो जी।
बहुत सोच के एंट्रियों को करते जाएंगे। और 2 राजा, राजा को डिक्रीज किस लिए करा आपको ये भी समझ आ गया। और बैंक को इंक्रीज क्यों करा, क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा था तो बैंक डेबिट होगा। और राजा हमारा डेटर था, आज के बाद वो पे नहीं करेगा, डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, माइनस, इसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग डायरेक्टली डिपॉजिटेड। अब नेक्स्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 23rd की आ रही है उसके अंदर आ रहा है बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स, यानी कि हमने लाल एंड सन्स को एक बैंक ड्राफ्ट दिया है। बैंक ड्राफ्ट जनरली क्या होता है, एक तरीके का आप चेक मान के चलो, चेक। तो पॉइंट हमारा ये हुआ कि हमने मेसर्स लाल एंड सन्स को देना था, तो मेसर्स लाल एंड सन्स हमारा क्या रहा होगा जब हमने उसे देना है, वो लाइबिलिटी हमारा क्रेडिटर रहा होगा। और क्रेडिटर को आज दे देंगे तो क्रेडिटर क्या होगा, डिक्रीज। तो पहले तो एक एंट्री यहाँ समझ लो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये M/S का मतलब होता है मैसर्स, मैसर्स मीन्स बिजनेसमैन, मैसर्स लाल एंड सन्स लिख दो जी। कितना अमाउंट देना था आपने उसको, 5000 रुपये, 5000 लिखो। इसके बदले हमने उसको क्या दे दिया, एक बैंक ड्राफ्ट। तो अल्टीमेट 2 बैंक करो, आपके बैंक से पैसा बैंक ने डिक्रीज कर दिया, ये बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक ने आपसे 5700 चार्ज किया, 700 एक्स्ट्रा चार्ज किया ये बनाने के लिए ड्राफ्ट, तो यहाँ लिखोगे बैंक चार्जेज। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इनको समझते हैं हमने इनको डेबिट और क्रेडिट क्यों किया। इट इज़ अवर लाइबिलिटी, इसको पे कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज। और लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज है तो डेबिट। बैंक, अब ये एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, और जो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या करते हैं, डेबिट। बैंक हमारा असेट्स है, असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, और क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया हमने उसको पे कर दिया बैंक के थ्रू, तो हमारा क्या होगी, असेट्स डिक्रीज, क्रेडिट कर दो। ऐसे समझ आ जाएगी। यहाँ लिख दो बस। अब आप बीइंग ड्राफ्ट, क्लियर है यहाँ तक, ये नरेशन थी आपकी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक और आ रही है 28th, वो भी बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है 28th की, उसमें लिखा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ₹4000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक ₹3800। ये मीनिंग क्या होता है, पहले आप मीनिंग समझो। अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड बाय बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका 4000 का, इट वाज डिस्काउंटेड बाय बैंक ऑफ ₹3800। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना, जिसको BR आप बोलते हो, बिल्स रिसीवेबल आप समझ लो, ये एक तरीके के असेट्स हैं। BR डेटर से हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम किसी पेपर पर यदि साइन करा लें, किसी डॉक्यूमेंट पर, लीगल पेपर पर, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। अब उस बिल रिसीवेबल का आपने क्या कराया, अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो अल्टीमेट ये समझ के चलो आपका बिल रिसीवेबल तो डिक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस इंक्रीज। तो एंट्री पास करते हैं। यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। पहले आप इसको फिर समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। वैसे थोड़ा हमारा एक चैप्टर आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, प्रॉपर चैप्टर है, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा ये बिल रिसीवेबल क्या है। यहाँ लिखते हैं आप डिस्काउंट चार्जेज, डिस्काउंट चार्जेज जो डिस्काउंट कराने के लगे आपके, और 2 करो यहाँ BR आपका चला गया, बिल्स रिसीवेबल। कितने का गया जरा वो देखते हैं। देखो बिल था आपका 4000 का, 3800 डिस्काउंट हुआ, 200 आपने डिस्काउंट दिया। दोबारा समझाता हूँ, हमारे पास किसी कस्टमर से BR आया हुआ था, यानी कि डेटर से, तो हम उसे डेटर में ऐड नहीं करते, BR में ऐड करते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सीखा है कि कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर में प्लस करते हैं, लेकिन कभी कभी कस्टमर से हम जो है BR ले लें तो डेटर के साथ एक नया कॉलम खोलते हैं असेट्स में, BR का, BR आ गया। ये 1 मंथ के बाद इसकी मेच्योरिटी है, क्वेश्चन में लिखी है कि उसने पेपर पर लिखा आई विल पे टू यू आफ्टर 1 मंथ। हमने बिफोर 1 मंथ ही अपने बैंक से इसको डिस्काउंट करा लिया, करा सकते हैं हम। अब जो पेमेंट मिलेगी वो बाद में बैंक को मिल जाएगी, तो अल्टीमेट हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज। और हमारा जो BR डेटर से आया था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि वो बैंक के पास चला गया। इसके करने में हमें कुछ एक्सपेंस करना पड़ गया, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, डेबिट। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट। बैंक हमारी असेट से इंक्रीज, डेबिट। और ये भी असेट्स थी तो ये आपकी क्या हो गई, डिक्रीज, क्रेडिट कर दी। ऐसे समझ लो आप। और यहाँ लिख दो बीइंग BR डिस्काउंटेड बाय TF की आ रही है, वो भी बड़ी अच्छी ट्रांजैक्शन आ रही है। लिखा है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स, 1000 रुपये का चेक आया। जनरली हम गलती क्या करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट है, ट्विस्ट है। लिखा है आफ्टर बैंकिंग आवर्स, यानी कि वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ। और अभी प्रीवियस इसी क्वेश्चन के अंदर आई टोल्ड यू इफ योर चेक विल नॉट डिपॉजिट ऑन द सेम डे देन यू विल यूज द वर्ड चेक इन हैंड। क्या वर्ड यूज करते हैं, चेक इन हैंड। इसके अंदर क्लियर मेंशन है, शाम से चेक रिसीव्ड हुआ आफ्टर बैंकिंग आवर्स,
पॉइंट पे जाना, बैंकिंग आवर्स के बाद में आया है वो बैंक का टाइम बंद, जैसे बैंक का टाइम मान के चलते हैं 2 o'clock क्लोज होने का है, वो चेक हमारे पास 2 o'clock के बाद आया, तो मीनिंग है कि उस दिन वो डिपॉजिट नहीं हो पाया चेक, तो हम वहाँ बैंक वर्ड यूज ना करके क्या वर्ड यूज करेंगे, चेक इन हैंड। तो लिख दो यहाँ पर। बहुत अच्छी एंट्री थी ये। जर्नली इसमें मिस्टेक होने के क्या चांसेज हैं, बच्चा क्या करेगा इसके अंदर, चेक इन हैंड, यहाँ बैंक वर्ड लिख देगा, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट और टू शाम लिख दो यहाँ पर 1000 रुपये जितने का चेक आया। अब एक और लास्ट ट्रांजैक्शन आ रही है, वो भी बहुत अच्छी आ रही है। उसके अंदर लिखा हुआ है गुड सोल्ड फॉर कैश ₹7,000। हमने कैश में सेल किया 7,000 रुपये का, लेकिन उसमें आगे एक लाइन दे दी, एंड हाफ ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स इनटू बैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आपके पास 7,000 की कैश में तो आई है सेल, लेकिन वो सारा कैश नहीं आया। उसने बोला उसमें से हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स का मतलब जो पैसा आया था डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आधा डिपॉजिट बैंक में करा। यदि अकाउंटिंग इक्वेशन में करना हो तो हम क्या करेंगे, कैश में प्लस करेंगे जितना आया, वो खाली 3500 आया, 50%। 7,000 की सेल थी और 50 बैंक में आया तो बैंक में कर देंगे। अच्छा, दो असेट्स आपकी क्या होगी, दोनों इंक्रीज हो रही हैं, दोनों को डेबिट करो। ये लो, बैंक डेबिट जितने का आया, कैश डेबिट, ये लिख दो दोनों अकाउंट। और मैंने आपको एक चीज़ अभी बता रखी है, जब हम सेल करेंगे तो स्टॉक डिक्रीज होगा, और स्टॉक भी एक तरीके की असेट्स है, ऐसे समझ लो। दूसरे लॉजिक से भी समझाता हूँ अभी। जब भी आपका स्टॉक, क्योंकि जब सेल करोगे तो स्टॉक क्या होगा, आप माइनस करते हो स्टॉक को, तो असेट्स डिक्रीज है तो लिखेंगे, लेकिन वो किस वजह से माइनस हुआ उसका नाम लिख दो, सेल्स की वजह से। वरना मैंने आपको बताया स्टॉक के दो वे हैं, जब परचेज करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टॉक नहीं, परचेजेज अकाउंट, और जब उसको बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो वहाँ पर स्टॉक वर्ड यूज नहीं करेंगे, सेल्स। परचेज के टाइम पर एक्सपेंस हो गया, सेल के टाइम पर इनकम हो गया, और जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं उसको, क्रेडिट। या इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग गुड सोल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको बताऊं 7th, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे। आपको इन पॉइंट में किसी में भी कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि इसके अंदर बड़े अच्छे पॉइंट हैं, और आपकी जर्नल एंट्री में पूरी कोशिश है, बहुत स्ट्रांग कर दूंगा, आपको बता दूं। अकाउंटिंग इक्वेशन से ही हम करते जा रहे हैं, और आपको क्या है, सॉल्यूशन तो हम लिख रहे हैं टीएस ग्रेवाल के, लेकिन साथ के साथ हम क्यों इसको डेबिट करते हैं और क्यों क्रेडिट करते हैं वो भी एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, जिससे आपको जो है जर्नल एंट्री खुद बनानी आराम से आ जाएंगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बेटर भी होता है उसको जर्नल एंट्री को बनाना अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड करके, जिसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, दो मेथड हैं। एक है आपकी गोल्डन अप्रोच, दैट इज रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल, उससे भी बनाया जा सकता है। तो जिससे मर्जी आपको आ जाए जी, समझ आ जाए, हम उससे कर लेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमें ये लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है, और हम बहुत एफर्ट से नेक्स्ट में और वर्क करेंगे फिर उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।